नमस्कार आप सभी को। विगत वर्षों का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और अब आपकी परीक्षा की तिथि भी आ गई है, तो आपको अब एक आप कह सकते हो नए सिरे से अपनी तैयारी को करनी चाहिए। लगातार आपने टेस्ट दिया है, लगभग 10 टेस्ट आपने दे दिया है, तो टेस्ट में जो आपको कमियां लगी हों, जहां पे आपको लग रहा हो कि नंबर नहीं आ रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना है, सबसे ज़्यादा उन्हीं पर फोकस करने का प्रयास करना है। तो जो आपकी कमियां हैं उनको आप दूर करने का प्रयास करें। और आप कह सकते हो कि अब नया कुछ पढ़ने के बजाय, जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले लगभग 15 दिनों से, कि वो आपको रिवीजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो अब आप रिवीजन को प्राथमिकता दीजिए। अपने दैनिक पढ़ाई का जो भी आप समय निकालते हैं उसका 80% जो हिस्सा है अब वो रिवीजन को दीजिए। बाकी के 20% हिस्से में जो आपका कुछ छूटा हुआ है, आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम पहुँच चुके थे और आधुनिक भारत के इतिहास से संदर्भित अब हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न कहीं से पूछे जाते हैं विशेष रूप से इतिहास में, तो वो आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसमें बिहार से और आधुनिक भारत के इतिहास से दोनों को मिक्स कर जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। और आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 30 से 40 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से करके लेके जाना है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा। क्या बोला जा रहा है, सैयद बंधु, इनका नाम आप अक्सर सुनते होंगे जब भी आप इतिहास पढ़ते होंगे। तो सैयद बंधुओं के नियंत्रण और निगरानी में कौन सा मुगल बादशाह रहा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, कौन सा मुगल बादशाह सैयद बंधुओं की निगरानी में रहा। चलिए जवाब दीजिएगा, निकुसियर, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला, शाह आलम, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चलें, इनमें से कौन सा बादशाह है जो सैयद बंधुओं के नियंत्रण में रहा है, आपको बताना। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हो शेर शाह सूरी, पिछली चर्चा जब हमने किया था तो वहाँ पे इनकी बात हो रही थी शेर शाह सूरी की। आपको बता दें, जब हम शेर शाह सूरी की, तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जब आप शेर शाह सूरी की बात करते हो तो शेर शाह सूरी से संदर्भित 3 से 4 युद्ध हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनका क्रम है वो क्रम में बता दे रहा हूं, तब तक आप इसका जवाब दीजिए। मैं यहाँ पे क्रम नोट कर दे रहा हूं। सबसे पहले सूरजगढ़ का युद्ध आता है। सूरजगढ़ का युद्ध आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो नोट कर लेंगे। सूरजगढ़ का युद्ध है। सूरजगढ़ के युद्ध के बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है चौसा का युद्ध, ये आपको पता होना चाहिए। चौसा का युद्ध ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सूरजगढ़ का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आप यहाँ पे कर सकते हो, कन्नौज का युद्ध। और एक युद्ध और याद रखना है, जब आप शेर शाह सूरी की बात करते हो, यदि इनसे संदर्भित प्रश्न पूछा जाता है तो इनकी पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लास्ट युद्ध था शेर शाह सूरी का, जिसको बोलते थे कालिंजर युद्ध। ठीक है, कालिंजर युद्ध। ये 4 युद्ध आपको, जब शेर शाह सूरी की आप बात करते हो तो 4 युद्ध आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी सैयद बंधुओं के, तो आपको बता दें सैयद बंधुओं के नियंत्रण और निगरानी में रहने वाला मुगल बादशाह जो था उसका नाम था शाह आलम। डी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जैसा मैंने आपको बताया शेर शाह सूरी के बारे में कि 4 प्रमुख युद्ध आपको याद रखना है, सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कलिंजर का युद्ध। ये 4 युद्ध आपके महत्वपूर्ण हैं, ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। सूरजगढ़ के यदि युद्ध की बात करें तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539 में हुआ था, इनका क्रम आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कन्नौज के युद्ध की बात करें तो 1540 में आपको ये देखने को मिलता है। और लास्ट में कालिंजर का युद्ध है, ये 1545 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये शेर शाह सूरी के 4 युद्ध आपको पता होना चाहिए।
जिनका प्रारंभ होता है सूरजगढ़ से और समाप्त होता है कलिंजर का युद्ध। और कलिंजर का युद्ध जो 1545 में होता है, यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखना है, सूरजगढ़ का युद्ध जो है 1534 ईस्वी में, चौसा का युद्ध है अगला आपको देखने को मिलता है 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में और कलिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में। जैसे मैंने बताया कि कलिंजर का युद्ध जो था, यहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, यह भी आपको याद रखना है। अब ये जो युद्ध हैं इनमें क्या पूछे जाते हैं, इनमें पूछे जाते हैं कि ये जो युद्ध हैं किनके खिलाफ लड़े गए हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें सूरजगढ़ के युद्ध की, यदि हम बात करते हैं पहले युद्ध सूरजगढ़ के युद्ध की बात करें तो आपको बता दें कि शेरशाह ने यहाँ पे बंगाल को पराजित किया था। दूसरा युद्ध सबको पता होगा, जब बात आती है चौसा के युद्ध की 1539 की जब बात आती है तो आप जानते हो शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में विजय के बाद जो है शेर खान ने शेरशाह की जो है उपाधि धारण की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। कन्नौज का युद्ध जब बात करते हैं तो कन्नौज का जो युद्ध था यह भी हुमायूं को पराजित किया गया था और इसमें दिल्ली का जो सिंहासन था वो प्राप्त हुआ था शेरशाह को, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि शेरशाह के जीवन का ये जो दोनों युद्ध है ये बहुत ही सकारात्मक रहा है, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। और लास्ट में यदि हम देखें इनके जीवन का जो अंतिम युद्ध था वो था कलिंजर का युद्ध 1545, इसको भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब है कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो कुछ घटनाक्रम होते हैं जिनके बारे में क्रम देके पूछ लिया जाता है। तो ये जो शेरशाह सूरी के मैंने 4 युद्ध प्रमुख बताए हैं, ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इनके क्रम पूछ लिए गए हैं कि इन 4 युद्धों को क्रम से लगाएं, क्रमवार सजाएं। तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, तभी आप सजा सकते हो। तो इस प्रकार के जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी जो तिथि है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था, बताएं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? बिहार का शासक कौन था, बताएं। क्या बोला जा रहा है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? चले, आप जानते हैं 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 और 21 अप्रैल 1526 की ये तिथि थी जब बाबर और लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर और लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 आपको याद रखना है। बाबर की जीवनी आप जानते हो, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ये आपको पता होना चाहिए। ये इनकी जीवनी थी बाबर की, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध हुआ था तो बिहार का शासक कौन था? बिहार का शासक था बहार खां नुहानी, ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ, ये आपको बताना है। 4 नाम दिए हैं, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी उद दरजत, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें बताएं, किसके समय में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? वह मुगल शासक कौन था, ये आपको बताना है। 4 शासकों के नाम दिए हैं, इन 4 शासकों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है, बताएं। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिए, इसका कौन सा सही होगा? देखो, इसका सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, इसलिए यह विकल्प सही उत्तर है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? वह मुगल शासक कौन सा है जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, ये आपको बताना है। बताएं, वह मुगल शासक कौन सा है जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। वह मुगल शासक कौन सा है जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। जहांदार शाह, शाह आलम, बहादुर शाह या फर्रुखसियार? चलें देखो, यह पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में हुआ था। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह मुगल बादशाह कौन सा था इन चारों में से, तो आपको बताना है कि वह मुगल बादशाह था फर्रुखसियार। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। फर्रुखसियार का जो राज्याभिषेक था 1713 ईस्वी में पटना में हुआ था। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? घाघरा के युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ, आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। घाघरा के युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? फास्ट जवाब दीजिए। देखो, जितना आप अभ्यास करोगे, अब आज के समय में जितना आप इस प्रकार का वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ साथ देखो, ठीक है, यूट्यूब में फंक्शन है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है कि रिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन आपका अति आवश्यक है और जो प्रश्न लेकर आ रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सीरीज को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है। जरूरी नहीं हमारे ही चैनल पर कहीं भी आप देखते हो तो प्रश्न देखो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर जगहों पर डिस्कशन नहीं होता है, उस प्रश्न से संबंधित चर्चा नहीं होती है, तो वो चीज़ें गलत हैं। क्योंकि यदि उस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों को नहीं देखना है तो आप किताब से भी रिवीजन कर सकते हो, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जब प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य आपको और बताए जाते हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जाता है, तो ज़रूरी होता है कि आप ऐसी जगहों से पढ़ें, ठीक है। तो जो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे सिर्फ प्रश्न उत्तर बताया जा रहा है, वहाँ से पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि आपको वहाँ पे कुछ नहीं भी आता होगा तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए बताएं इसको। घाघरा के युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? सबसे पहली बात कि बक्सर और चौसा का अधिकार मिल गया, ये पता होना चाहिए। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा, ये भी सत्य है। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई, यह भी सत्य है। कहने का मतलब है उपयुक्त सभी, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? बताएं। पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी, आपको बताना है। चलें बताएं। पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? जवाब दीजिएगा। पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? चलें जवाब दीजिएगा। अजीम, खुर्रम, परवेज या शुजा? पटना चित्र शैली की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको पता होगा एक चित्र शैली और कई बार पूछी जाती है जिसको बोलते हैं पित्राद्यूरा, शायद आपने पढ़ा हो पित्राद्यूरा शैली। और पित्राद्यूरा शैली के बारे में कई बार प्रश्न बने हैं। पित्राद्यूरा शैली जो आपने पढ़ा होगा अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, आप जानते होंगे एतमाउद्दौला का मकबरा है। किसका? एतमाउद्दौला। तो एतमाउद्दौला का जो वो मकबरा है, ठीक है, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, आपको बता दें, इसको नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच में बनवाया था। कब बनवाया था? 1622 से
1628 के बीच इसको बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की मृत्यु के बाद। और आपको बता दें, आगरा में स्थित यह पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। याद रखना है, आगरा में स्थित यह पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। वो थी एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि पित्रा द्यूरा शैली में बना हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है बिहार चित्र शैली की, तो इसके सही उत्तर हैं ए विकल्प अजीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था, ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? फास्ट जवाब। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर, इनमें से कौन सा सही है? जवाब दीजिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? चलिए, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? इन चारों में से आपको जवाब देना है। देखो, इसका सही उत्तर है अकबर। क्या उत्तर सही है? अकबर। अकबर के बारे में आपको बता दें, अकबर ने सबसे पहले यदि पूछा जाए बिहार पर आक्रमण कब किया, तो वर्ष आपको याद रखना है 1574 ईस्वी में। कब किया? 1574 ईस्वी में प्रथम बार अकबर ने आक्रमण किया, ये आपको पता होना चाहिए। और उस समय बिहार का जो शासक था उसका नाम था दाऊद खां। क्या नाम था? दाऊद खां। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अकबर ने जब पहली बार बिहार पर आक्रमण किया तो उस समय बिहार का शासक कौन था? तो आपको बताना है उस समय बिहार का शासक हुआ करता था दाऊद खां। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें कि 1574 से 1580 आते आते, वर्ष 1580 आते आते, याद रखना है, वर्ष 1580 के आसपास अकबर ने बिहार को अपने सूबे के अंतर्गत मिला लिया था, अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। मतलब वर्ष 1580 आते आते बिहार जो है वो मुगल साम्राज्य का एक सूबा बन चुका था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, खान ए खानम मुनीम खां, इनका भी नाम आपको याद रखना है। खान ए खानम मुनीम खां। ठीक है, खान ए खानम मुनीम खां जो थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खान ए खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। खान ए खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर अकबर ने नियुक्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, अकबर ने मुगल साम्राज्य के, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर ने पूरे मुगल साम्राज्य को, जैसे बिहार एक सूबा था, इस प्रकार से कितने सूबों में बांट रखा था, तो याद रखना है अकबर ने पूरे मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट रखा है। यह आपको पता होना चाहिए। अकबर ने पूरे मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को, देखो ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे होना चाहिए बिहार को मुगल साम्राज्य का दर्जा कब मिला, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है, इसको इग्नोर करना है। इसको बताएं, मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार कौन बना? बताएं, मुगल सूबा या मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का पहला मनसबदार कौन बना, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, बिहार का पहला कौन बना, ये आपको बताना है। इन चारों में से आपको जवाब देना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। मुगल सूबा
प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार कौन बना? टोडरमल, दाऊद खां, जमाल खां या मुजफ्फर खां तुर्वाती? चलें जवाब दीजिएगा। देखो अकबर कालीन जो बिहार के प्रमुख सूबेदार थे उनकी यदि हम बात करें तो 6 नाम हमारे सामने आते हैं। 6 नाम कौन कौन से आते हैं? पहला नाम हमने बताया अभी, खान ए खानम मुनीम खां। खान ए खानम मुनीम खां पिछले प्रश्न में हमने बात किया। दूसरा नाम आता है राजा मान सिंह। तीसरा नाम आता है सईद खान। खान ए खानम, राजा मान सिंह, शहीद खां। शहीद खां के बाद मुजफ्फर खां और खान ए आजम मिर्ज़ा अजीज कोका। खान ए आजम मिर्ज़ा अजीज कोका और असद खान। ये 6 नाम आते हैं जो बिहार में अकबर द्वारा सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो ये 6 के 6 नाम आपको याद आने चाहिए। कौन कौन से हैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पहला खान ए खानम मुनीम खां, दूसरा राजा मान सिंह, तीसरा मुजफ्फर खान, चौथा खान ए आजम मिर्ज़ा अजीज कोका और 5वां यदि हम बताएं असद खान और 6वां थे सईद खान। तो ये 6 नाम आपको पता होने चाहिए। और इस प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फर खां तुर्वाती। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अभी हमने प्रश्न देखा था कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांट रखा था। तो वहां पे हमने देखा कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांट रखा था, कितने सूबों में बांट रखा था, वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार को कितने भागों में बांट रखा था, बताएं। बिहार को कितने भागों में बांट रखा था ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहार को कितने भागों में बांट रखा था? देखो बात हो रही है अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था। तो अकबर कालीन जो बिहार था वो 7 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 7 भागों में। याद रखिएगा, अकबर कालीन बिहार की बात करें तो 7 भागों में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर के समय जो प्रांत थे वो कितने प्रांतों में विभक्त थे या कितने सूबों में पूरे साम्राज्य को विभक्त किया गया था, तो वो याद रखना है 12। तो याद रखना जब बिहार के बांटने की बात आए तो 7 बार में, और यदि पूरे साम्राज्य को बांटने की बात आती है तो 12 भागों में विभक्त था। इसको बताएं। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था, बताएं। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि कब बना था। ठीक है, तो ये बना था 1639 ईस्वी में। ठीक है, कब बना था? 1639 ईस्वी में। सी विकल्प सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए नियुक्त किसने किया था, इसको नियुक्त किसने किया था, तो यहाँ पे जो नियुक्त करने वाला शासक है वह भी आपको याद रखना है। जब बात आ जाए नियुक्त किसने किया था तो इसको नियुक्त किया था शाहजहां ने। किसने नियुक्त किया था? शाहजहां ने इसको नियुक्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपने डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव का नाम सुना होगा, इतिहासकार डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव का आपने नाम सुना होगा, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने मुगलकालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग माना था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने किस शासक के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना था, तो आपको बताना है शाहजहां के शासनकाल को। और आपको याद रखना है शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार 1639 ईस्वी में नियुक्त किया था और यह 1643 ईस्वी तक यहाँ का सूबेदार रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था, आपको बताना है।
चलें फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? चलें, सईद खां, जुल्फिकार खां, सईद खां, अल्हरवर्दी खां या आज़ाद खां? बताएं किस सूबेदार ने करवाया था, ये आपको बताना है। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? सईद खां, जुल्फिकार खां, अल्हरवर्दी खां या आज़ाद खां? बताएं इनमें से कौन सा सही है? देखो इसका सही उत्तर है सईद खां। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था, ये आपको बताना है। बताएं किसके सूबेदारी काल में ये आया था, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। दाऊद खां, सैफ खां, लश्कर खां या सफ़ी खां? बताएं उस समय सूबेदार कौन था? बताएं जब ये यात्री भारत आया था तो उस दौरान सूबेदार कौन था? और आपको बता दें यह वही समय था जब बिहार में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। और जब बिहार में भीषण अकाल पड़ा हुआ था तो यहाँ पे शासक हुआ करता था औरंगजेब। यह भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वर्नियर नामक यात्री भारत आया था, पटना आया था। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस सूबेदारी काल में, तो उस समय सूबेदार कौन था? उस समय सूबेदार था लश्कर खां। यदि सम्राट पूछ लिया जाए तो आपको बताना है औरंगजेब। और मैंने बताया कि इस समय बिहार में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, जिसका उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें बिहार में जो भीषण अकाल पड़ा था इसका उल्लेख किसने किया? तो दो लोगों ने किया। एक का नाम था जॉन मार्शल। इनका नाम आपको याद रखना है, जॉन मार्शल। ठीक है, पहला नाम, ये अंग्रेज यात्री थे, अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल। और दूसरा नाम याद रखना है डी ग्रैफी, डच यात्री डी ग्रैफी। डच यात्री डी ग्रैफी, डच यात्री डी ग्रैफी ने और जॉन मार्शल ने जो है इसका उल्लेख किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नियर जब आया था तो पटना की स्थिति क्या थी, तो आपको बता दें इसमें भारत के जो बड़े शहर हुआ करते थे उस दौरान बताया जाता था कि पटना जो है वो भारत के बड़े शहरों में से एक है। इसको बताएं। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? अभी हमने देखा कि अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 भागों में बांट रखा था। फिर हमने देखा अकबर ने बिहार के जो साम्राज्य था उसको 7 भागों में बांट रखा था। अब बोला जा रहा है कि बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था। बताएं कितने परगनों में बांटा गया था, ये भी आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। कितने परगनों में बांटा गया था? चलें थोड़ा सा फास्ट क्विक जवाब दीजिए इसका। कितने परगनों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर है 196। ठीक है, 199 परगनों में यह बांटा गया था। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो जब बात आए अकबर की, पहली बात, और बात आए कि अकबर का साम्राज्य जो है कितने सूबों में विभक्त था, 12। यदि आपसे पूछ लिया जाए अकबर के सम्राट रहते हुए बिहार का जो विभाजन था कितने भागों में किया जाता था, 7। यदि आपसे पूछ लिया जाए अकबर के समय में जो बिहार था प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उसको कितने परगनों में बांटा गया था, तो आपको बताना है 199। तीनों आपको पता होना चाहिए कि कब क्या पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? बताएं शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? और पटना की बात आती है तो आप जानते हो पटना में आपको देखने को मिलता है पटना विश्वविद्यालय। क्या देखने को मिलता है? पटना विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है। और जब बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय की तो आप जानते हो भारत की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंचुरी जो है, आप रिसर्च सेंटर जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो पटना में बनाया गया है, पटना विश्वविद्यालय में बनाया गया है। उसको भी आपको याद रखना है। तो बताएं
शहजादा मुराद की कब्र पटना के किस स्थान पे है? चलें, तो इसका सही उत्तर है पटना अस्पताल के निकट। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। पटना भागलपुर, गया पूर्णिया, भागलपुर गया या आरा सासाराम, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? देखो यहाँ पे बात हो रही है व्यापार का मुख्य केंद्र, तो आपको बता दें उस समय पटना भागलपुर व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच, बताएं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। देखो यहाँ पे भारत पहुंचने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि बिहार कौन सबसे पहले पहुंचा। तो बिहार में सबसे पहले पहुंचने वाले थे पुर्तगाली। ठीक है, बिहार सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे थे और हुगली नदी का जो मुहाना है, हुगली नदी के मुहाने से ये इन्होंने प्रवेश किया था और बिहार तक जल मार्ग के माध्यम से पटना तक ये पहुंचे थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आज के समय में जो डच फैक्ट्री थी वह कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आधुनिक जो पटना कॉलेज आप देखते होंगे, पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है वो पहले डच फैक्ट्री हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में जो सोरा व्यापार था बिहार में, सोरा जो व्यापार था इस पर प्रभुत्व किसका था, तो आपको याद रखना है बिहार के सोरा व्यापार पर जो प्रारंभिक प्रभुत्व आप देखने को पाते हो वो डचों का पाते हो, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ में सोरा व्यापार पर डचों का प्रभुत्व बिहार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? डच व्यापारियों ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित किया था, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब, पटना में फैक्ट्री कब स्थापित किया था ये आपको बताना है। बात यहाँ पर हो रही है डचों की। ठीक है, तो बताएं। देखो यहाँ पे सभी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली हो गए, इन्होंने भी स्थापित की थी। पुर्तगाली के बाद डचों ने भी स्थापित की थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने भी स्थापित की थी और डेन ने भी स्थापित की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेन, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश और डेन है, फ्रांसीसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ब्रिटिश और डेन, इन चारों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पुर्तगालियों के बारे में पूछ लिया जाए तो 17वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है इन्होंने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। डचों की यदि हम बात करें तो डचों ने 1632 में बिहार में फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। ब्रिटिश की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश 1651 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। और जब डेन की बात आती है कि इन्होंने बिहार में कब फैक्ट्री स्थापित की, तो आपको याद रखना है 1774 ईस्वी। 1774 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, अभी आपको पता होना चाहिए। पुर्तगालियों ने कब स्थापित की? 17वीं सदी के पूर्वार्ध में। और डचों ने कब स्थापित की? 1632 में। ब्रिटिश ने कब स्थापित की? 1651 में। डेन ने कब स्थापित की? 1774 में। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डच व्यापारियों ने किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 इसका सही उत्तर है। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की? अभी अभी बताया आपको।
अंग्रेज व्यापारियों ने कब स्थापित की? 1651, अभी बताया, वही सेम जवाब है 1651। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। चलें, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? देखो, फ्रांसीसी व्यापारियों के व्यापारिक केंद्र की यदि हम बात करें तो इनका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था चंद्रनगर। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं वन लाइनर, फास्ट आपको जवाब देना है। जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? बताएं, कितने रुपए प्रतिवर्ष शाह आलम को दिए जाते थे, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 26 लाख रुपए या 27 लाख रुपए? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है सी विकल्प 26 लाख रुपए। कितना है? 26 लाख रुपए। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, 26 लाख के बदले उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसको बताएं, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब कौन बना था? बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होने के बाद बिहार का नायब कौन बना था, मतलब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था? सिताब राय, धीरज नारायण, रजा खां या मोहम्मद काजिम? इनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं वो बिहार के नायब अधिकारी बने थे, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, फास्ट जवाब। चले, देखो यहाँ पे बात हो रही है बिहार के नायब अधिकारी की बात हो रही है, तो आपको बता दें ये बनाया गया था सिताब राय को। किसको बनाया गया था? ए विकल्प में सिताब राय दिए हुए हैं, सिताब राय को बनाया गया था। और आपको बता दें इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान भी नियुक्त किए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें जिसमें से बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बंगाल के लिए कौन थे? मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए कौन थे? सिताब राय। नियुक्त किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बताएं, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? बताएं, किसने पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया है उस समय मुगल काल में, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब। पटना की जनसंख्या को किसने मुगल काल में 2 लाख बताया है? मैनरिक, पीटर मुंडी, तैवर्नीय, जॉब चारनाक? फास्ट बताएं। जॉब चारनाक की बात जब आती है तो आप जानते हो कलकत्ता जो नगर है उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉब चारनाक को, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तैवर्नीय। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? कंपनी सरकार को कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है सी विकल्प 30। बिहार में दैद शासन से अराजकता फैल गई, इस अराजकता के समय चौथ कौन वसूलता था? कहने का मतलब है बिहार में जब अराजकता फैल गई दैद शासन के दौरान तो इस समय चौथ कौन वसूलता था? चौथ वसूलने का काम कौन करते थे? इतना आसान सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इसमें। चौथ वसूलने के लिए हमेशा मराठों को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मराठे। तो इतने आसान से प्रश्न भी पूछे गए हैं। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते थे उस समय? देखो, अंग्रेजों की बात करें तो उस समय काल में जब इन्होंने बिहार पर आधिपत्य कर लिया था तो इस समय ये अपने प्रतिद्वंदी के रूप में अब मराठों को मानते थे, इसलिए बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे। कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे।
हस्तक्षेप नीति का इसमें से क्या कारण था, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए। हस्तक्षेप नीति का क्या कारण था? राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, या उपयुक्त सभी। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, या उपयुक्त सभी। देखो बात हो रही है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप क्यों करते थे? पहला तो मनमाने ढंग से राजस्व की वसूली के लिए, दूसरा प्रशासनिक पकड़ मजबूत रहे, हस्तक्षेप करेंगे तभी अगले को भय होगा, डर होगा, तीसरा सभी को नियंत्रण में रखना, जो भी अधीनस्थ हैं उनको नियंत्रण में रखना। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। अब बिहार में नूनिया विद्रोह का कारण क्या था? नूनिया विद्रोह बताएं। नूनिया विद्रोह का कारण क्या था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इसका कारण क्या था ये आपको बताना है। चलें, इसका कारण क्या था? नूनिया विद्रोह का कारण क्या था? देखो बात हो रही है नूनिया विद्रोह की। नूनिया विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था सोरा। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? ठीक है, ये दूसरी लाइन थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण है, इसको इग्नोर करना है, लेकिन हमें पहली लाइन से इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो आपको बता दें, यह विद्रोह था सन्यासी गुरुओं का। ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। इसको बताएं। अब बीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? बताएं। बीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? संथाल, पहाड़िया, मुंडा या हो? बताएं कौन सी जनजाति थी, ये आपको बताना है। वह जनजाति कौन सी थी ये आपको बताना है। और आपको बता दें, ये जो जनजाति थी इसका नाम था पहाड़िया। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे इसके बाद विशेष रूप से विज्ञान के प्रश्नों को, और मैथ के 5 प्रश्न हैं उनको भी हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं, पहले से सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सभी उपस्थित हो जाएं। अब हम देखने वाले हैं विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को और साइंस के साथ साथ मैथ से जुड़े हुए प्रश्नों के। टोटल प्रश्न संख्या जो यहाँ पे है लगभग 12 से 13 प्रश्न आपको कुल मिलाकर देखने को मिलेंगे। और इन 12 से 13 प्रश्नों से जैसे आपकी पिछले 3 वीडियो में रिवीजन आपका होता आया है, ठीक है, उसी प्रकार से रिवीजन होगा। और आपकी परीक्षा की संभावित तिथि भी आ गई है, तो निश्चित रूप से अब आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चले एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। जो ना समझ में आएगा उसको नोट भी करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, ध्यान से हमें देखना है। पहला प्रश्न कह रहा है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है? बोला जा रहा है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बताएं श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन। बताएं इनमें से किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो अंतःश्वास तथा उच्छ्वास, इन दोनों के दौरान यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है जो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन जो है इसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कब अपरिवर्तित रहती है? अंतःश्वास क्रिया के दौरान तथा उच्छ्वास क्रिया के दौरान जो है इसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यह हमें जानना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, मानव सहित जो सभी स्तनधारी हैं उनमें फेफड़े या फुफ्फुस इसको बोलते हैं, फेफड़े या फुफ्फुस या जो भी बोलते हैं, ठीक है, फेफड़े या फुफ्फुस के माध्यम से वायु का जो है या गैस का जो है वह आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अंतःश्वास तथा उच्छ्वास के दौरान वायु की जो मात्रा होती है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, गैसों की मात्रा, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है और मानव सहित सभी स्तनधारी जो हैं वो फेफड़े या फुफ्फुस के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे इसको फुफ्फुसीय श्वसन नाम भी दिया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है? 3 चीज दिया है, रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो इनका क्रम पूछा जा रहा है कि किस क्रम में होता है, वही क्रम आपको बताना है। चलिए बताइएगा किस क्रम में होता है, ये आपको बताना है। चलें, किस क्रम में आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन प्रवेश करती है उसका क्रम क्या है, ये आपको बताना है। चलें बताइएगा उसका क्रम क्या है, ये आपको बताना है। चलिए अब इसमें क्रम आपको बताना है। सबसे पहले आप जानते हो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचती है, जब हम सांस लेते हैं, मतलब आप कह सकते हो अंतःश्वास तथा उच्छ्वास के दौरान जो है ऑक्सीजन या गैसें जो हैं वो हमारी शरीर में प्रवेश करती हैं, मतलब फेफड़ों तक पहुंचती हैं। तो जो प्रवेश करती हैं कहीं ना कहीं फुफ्फुस के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन की जब बात आप करते हो तो सबसे पहले ये फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। जो फेफड़े आपके होते हैं उसमें आपको वायु कोष्ठक देखने को मिलते हैं, और ये जो वायु कोष्ठक होते हैं ये रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इसमें वायु कोष्ठक होते हैं और वायु कोष्ठक रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 2, 1, 3। और आपको जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ऑक्सीजन जब हम गैसों को अंदर लेते हैं अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान, तो सबसे पहले फेफड़ा काम करता है, ठीक है, फुफ्फुस काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया फेफड़ों में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, और ये जो वायु कोष्ठक होते हैं ये रुधिर कोशिकाओं से घिरे होते हैं, और रुधिर कोशिकाओं से घिरे होने के कारण जब रुधिर कोशिकाओं से होकर ऑक्सीजन पहुंचती है, आगे बढ़ती है, तो यह ऊतकों पे जाती है। तो सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा और फिर ऊतकों के द्वारा। तो 2, 1, 3 ये क्रम आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्रम हमेशा याद रखना है। चलें अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशील को, या किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। बताएं किसको प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसको प्रभावित करती है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करते हैं। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं वो ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करते हैं, और वाहक के कार्य करने के दौरान ये शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण, इसकी जो आकर्षण क्षमता होती है हीमोग्लोबिन के प्रति वो ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा होती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत तेजी से खींचा जा सकता है किसकी तरफ, हीमोग्लोबिन के प्रति, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इसकी क्षमता है, 250 गुना ज़्यादा क्षमता इसकी है खींचने की। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्त गैस है, और जैसे ही यह जाकर रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलती है तो आपको देखने को मिलता है ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको बता दें इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का काम करते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का परिवहन कर विभिन्न शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के प्रति जो इसका आकर्षण है ये ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से जाकर हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। और जब हीमोग्लोबिन से, यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जब मिलती है तो यहाँ पे बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तो इससे ऑक्सीजन की, रक्त की जो है वो ऑक्सीजन की परिवहन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और जैसे ही क्षमता कम होती है तो उसके बाद उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, ये प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, और आप जानते हो श्वसन में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। मानव शरीर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रण कौन करता है, मानव शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें हमारे ह्यूमन बीइंग का जो ताप होता है, हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित करते हैं हमारे फेफड़े। तो ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियंत्रित करते हैं शरीर के फेफड़े। यह आपको पता होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है कि मानव शरीर को ताप को नियंत्रित कौन करता है, तो आपको बताना है फेफड़े करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, बताएं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। चले फास्ट जवाब। देखो, स्वस्थ मनुष्य के जब शरीर की बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर का एवरेज होता है। और ये 5 से 6 लीटर आप याद रखो, या दूसरे शब्दों में आप याद रख लीजिए कि शरीर की मात्रा, जो रक्त की मात्रा है वो शरीर के भार के 7 से 8% तक होती है। जो रक्त की मात्रा है वो शरीर के भार के 7 से 8% तक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और रक्त एक संयोजी ऊतक है, यह भी आपको याद रखना है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। रक्त एक संयोजी ऊतक है और रक्त की जो मात्रा है व्यक्ति विशेष के शरीर में, उसके शरीर के भार के 7 से 8% तक होती है। दूसरे शब्दों में 5 से 6 लीटर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चले, और आपको बता दें पिछला प्रश्न जो अभी हमने देखा था उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे हृदय की बात हो रही है। प्रश्न शायद हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बोला जा रहा है
हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ पर, ये कहाँ पर उपजती है ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, यह कहाँ उपजती है ये आपको बताना है। हृदय में, मस्तिष्क में, रुधिर में, मेरुरज्ज में, कहाँ पर ये तरंग उपजती है ये आपको बताना है। चलिए बताएं। आप जानते हो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में यदि हम देखें तो 72 बार कंपन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार कंपन करता है, हार्ट बीट इसकी होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय जो है, हृदय जो हमारा है, क्योंकि ये रक्त को जो है पंप करता है, तो हृदय प्रति मिनट कितने रक्त को पंप करता है, तो आपको बता दें हृदय जो हमारा है वो प्रति मिनट यदि हम बात करें तो 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। याद रखिएगा, हृदय हमारा 5 से 6 लीटर रुधिर जो है ये पंप करता है प्रति मिनट, यह भी आपको पता होना चाहिए। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या हमारा हृदय कभी आराम भी करता है, क्या हमारे शरीर में जो हृदय है वो कभी आराम भी करता है, जी हाँ करता है। कब करता है, जैसे आपने देखा 1 मिनट में 72 कंपन होते हैं, तो इन 1 से 2 कंपन के बीच जो अंतराल होता है उसी दौरान सिर्फ हमारा हृदय रेस्ट करता है, बाकी के समय कभी भी हमारा हृदय रेस्ट नहीं करता। सिर्फ 2 कंपनों के बीच में, 2 हार्ट बीट के बीच में जो गैप होता है उसी दौरान हमारा हृदय आराम करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हृदय की बात हो रही है, तो हृदय कितने भागों में बटा होता है, हृदय कितने भागों में बटा होता है, कितने कक्षों में बटा होता है, तो आपको याद रखना है हृदय हमारा 4 कक्षों में बटा होता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 1 से 2 की यदि हम बात करें, ऊपरी कक्षों को दायां या बायां, आप जानते होंगे अलिंद नाम आपने सुना होगा, दायां बायां अलिंद जो है ये बटे होते हैं। जैसे 4 भाग हैं तो इन 4 भागों में कुछ इस तरह से आपकी बनावट है कि ये 4 कॉलम हैं, यहाँ पे दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद हो गया ऊपरी भाग में दायां अलिंद, बायां अलिंद। और यदि हम निचले भाग में यदि हम बात करते हैं तो दायां निलय और बायां निलय। तो याद रखिएगा निचले भाग का जो विभाजन है उसको निलय कहते हैं और ऊपरी भाग का जो विभाजन है उसको अलिंद कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हृदय को जो 4 कक्षों में विभाजित किया जाता है, इनमें ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है ऊपरी भाग को अलिंद कहा जाता है और निचला जो भाग होता है उसको निलय कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो एक मनुष्य में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो बंधी होती है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हृदय। तो हृदय से संबंधित मुझे लगता है कि अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, कमियां नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पिछले जो मैथ के प्रश्न थे आपसे बोला जाता है सिर्फ एक क्वेरी आई थी कि इसको रिपीट कर दीजिए। निश्चित रूप से उस प्रश्न को अगली कक्षा में मैं अलग से करवा दूंगा, लेकिन आज जो प्रश्न है विशेष रूप से समय तथा कार्य से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, समय तथा कार्य से संबंधित प्रश्न है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जैसे व्यक्ति की कार्य क्षमता, व्यक्ति की कार्य क्षमता, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या होती है। इस प्रश्न पे आगे से जाने से पहले इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो व्यक्ति की कार्य क्षमता मतलब हो गया इकाई समय में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इकाई समय में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही उस व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है, यह आपको पता होना चाहिए। मतलब कि यदि आपसे पूछा जाए इसका दूसरे शब्दों में, तो किसी व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी, क्षमता ज़्यादा होगी तो कार्य ज़्यादा होगा, और कार्य ज़्यादा होगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा।
तो कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है तो उसी किसी कार्य को करने में कम समय लगेगा। यदि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता कम है तो किसी कार्य को करने में उसको समय ज़्यादा लगेगा। मतलब समय प्रोपोर्शनल टू 1/, कार्य क्षमता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। समय ज़्यादा लगेगा तो कार्य क्षमता कम होगी, कार्य क्षमता ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। ठीक है, इसके साथ बात आती है व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या ये भी मायने रखता है इस प्रकार के प्रश्नों में। व्यक्तियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी कोई भी कार्य करने में आपको उतना कम समय लगेगा। यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो कोई कार्य करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ भी व्यक्तियों की संख्या भी बराबर हो गई 1/, आप कह सकते हो कार्य करने में जो लगा व्यक्तियों की संख्या है। तो समय प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भी कर सकते हो समय प्रोपोर्शनल टू 1/, व्यक्तियों की संख्या। मतलब व्यक्ति की संख्या ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा किसी कार्य को करने में, यदि व्यक्ति की संख्या कम होगी तो कार्य को करने में समय ज़्यादा लगेगा। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए व्यक्ति के एक दिन का कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में कार्य किया गया कार्य बराबर 1/, उस व्यक्ति द्वारा संपूर्ण कार्य को करने में लगा समय। मान लीजिए कोई बोल देता है कि कोई एक व्यक्ति है जो एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एक कार्य को कोई व्यक्ति है जो 15 दिन में कर सकता है, तो उस व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना होगा? उस व्यक्ति का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आप जानते हो एक सूत्र भी यहाँ पे आपको याद रखना होता है इस तरह के प्रश्नों में, MDH इक्वल टू मतलब M1D1H1 बराबर M2D2H2। ये आप याद रखिएगा, ये सूत्र भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज के जो प्रश्न हैं वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद चीजें समझ में आएंगी। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपसे कह रहा है रमेश किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। रमेश किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। कंचन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू किए मगर 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक दोनों ने कार्य साथ किया और 3 दिन बाद कंचन जो है वो कार्य छोड़कर चला गया और रमेश ही अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। अभी आपने देखा दो व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था? एक का नाम था रमेश। मान लो कोई कार्य है, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है कंचन। मतलब ये जो पहला 3 दिन है इस दौरान रमेश और कंचन दोनों कार्य करते हैं, R फॉर रमेश, K फॉर कंचन। लेकिन बाद का जो होता है कंचन कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब शेष कार्य जो है ये रमेश अकेले करता है। ठीक है, अब यहां से इतनी जानकारी आपको हो गई। अब शेष कार्य मान लो हमने देख लिया, शेष कार्य को पूरा करने में उसको x दिन लगता है। ठीक है, हमने मान लिया शेष कार्य को पूरा करने में रमेश को x दिन लगता है। हमने माना रमेश, अब इस प्रश्न के लिए हमने माना रमेश शेष कार्य को x दिन में पूरा करता है। ठीक है, शेष कार्य को रमेश जो है x दिन में पूरा करता है, ये हमने मान लिया। अब जैसे ही हमने माना रमेश शेष कार्य को x दिन में पूरा करता है, अब हमें क्या निकालनी है? रमेश और कंचन की कार्य क्षमता निकाल लेनी है। मतलब कार्य क्षमता मतलब क्या? उनका एक दिन का कार्य। तो रमेश का यदि हम एक दिन का कार्य देखें, रमेश का एक दिन का कार्य, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग। इसी तरह कंचन पूरा कार्य कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। ठीक है, ये निकल गई, दोनों की कार्य क्षमता निकल गई, ये हमें पता हो गया। अब इसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 दिन तक, अब देखो यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार कह रहा 3 दिन तक दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। मतलब 3 दिन तक
एक दिन का कार्य रमेश का कितना है 1/10, 3 दिन का कितना हो जाएगा 3/10। एक दिन का कंचन का कार्य है 1/15, 3 दिन का कितना कार्य हो जाएगा 3/15। ठीक है, अब शेष कार्य कितना बचा है यक्ष, बोला जा रहा है कि यक्ष दिन में पूरा होगा, तो जो शेष कार्य बचा है वो यक्ष दिन में पूरा होगा। तो जब x दिन की बात आ रही है और कर कौन रहा है रमेश कर रहा है, तो रमेश जो है शेष कार्य को रमेश एक दिन में करता है 1/15 कार्य, सॉरी 1/10 कार्य, तो x दिन में कितना करेगा रमेश x/10 कार्य बराबर कितना 1 कार्य की बात हो रही। मतलब 3 दिन दोनों साथ कार्य करते हैं, इसलिए इनको हमने 3 से गुणा कर दिया। शेष कार्य रमेश पूरा करता है x दिन में, एक दिन में रमेश करता है 1/10, x दिन में कितना करेगा x/10। अब इनको हमने हल कर लेना है। इनका यदि हम लघुत्तम ले लेते हैं तो आपका आ गया 30, यहाँ पे हो गया 9 + 6 + 3x बराबर 1। ठीक है, और 9 और 6 15, 3x बराबर 30 - 15, 3x बराबर 15, x बराबर 5, x बराबर आ गया 5। अब 5 क्या आया है शेष कार्य को करने में लगा समय कितना है 5। पहले कितने दिन किया गया है कार्य 3 दिन, तो कुल समय पूछा गया है, तो 5 और 3 बराबर 8 दिन, मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में उनकी कार्य क्षमता हमें निकालनी होती। कोई भी प्रश्न इस तरह का होगा उसमें बोला जाएगा 2 दिन तक दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर एक छोड़ के चला जाता है, तो उनकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। एक दिन में अगला कितना कार्य करता है, फिर इसके बाद प्रश्न के अनुरूप जिस तरह से प्रश्न की मांग हो उस तरह से चीज़ों को मांग कर हमें पूरा कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राजू किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। राजू किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा सोनू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मगर 2 दिन बाद राजू काम छोड़कर चला जाता है और सोनू अकेले ही वह काम पूरा खत्म करता है। सेम प्रश्न है जैसे अभी हमने पहला प्रश्न लगाया है, उसी की तरह ही सेम प्रश्न है, कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या नाम है, राजू और सोनू। हमने माना ये पूरा आपका डायग्राम बन गया, मतलब 2 दिनों तक दोनों ने कार्य किया। यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही है, दोनों ने कार्य किया, राजू और सोनू दोनों ने कार्य किया। बाद में राजू काम छोड़कर चला गया, मतलब सोनू उस कार्य को करता है। तो हमने तुरंत मान लिया सोनू उस कार्य को x दिन में पूरा करता है। ठीक है, माना सोनू उस कार्य को x दिन में पूरा करता है, माना सोनू शेष कार्य को x दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब तुरंत इसके बाद क्या निकालना चाहिए, दोनों का 1 दिन का कार्य। पहले राजू 1 दिन में कितना कार्य करता है, राजू का 1 दिन का कार्य। तो राजू कितना करता है, राजू किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा 1/10। इसी तरह से जब सोनू की बात आती है तो सोनू का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, सोनू का 1 दिन का कार्य हो गया 1/15। ठीक है, क्योंकि पूरा कार्य 15 दिन में करता है, 1 दिन में कितना करेगा 1/15। इसी को इनकी कार्य क्षमता भी कहते हैं। अब प्रश्न में जैसे बोला गया है कि 2 दिन तक दोनों साथ कार्य करते हैं, यदि ये 1 दिन में 1/10 करता है तो 2 दिन में कितना करेगा 2 से इसको गुणा कर दो। यदि सोनू 1 दिन में 1/15 करता है 2 दिन में कितना करेगा 2 से इसको गुणा कर दो। तो यहाँ से आ गया प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो ये हो गया 2/10 राजू का कार्य, 2/15 सोनू का कार्य, प्लस शेष कार्य को जो है वो सोनू अकेले करता है। तो शेष कार्य को कितने दिन में x दिन में करता है, और सोनू 1 दिन में कितना कार्य करता है, सोनू 1 दिन में करता है 1/15, तो x दिन में कितना करेगा x/15 बराबर 1। हल कर लेना है। यहाँ भी यदि आप देखोगे तो इसका भी लघुत्तम आप कह सकते हो 30, तो 6 + 4 + 2x बराबर 1। यहाँ पे यदि हम देखेंगे 2x + 10 बराबर 30, यहाँ पे यदि हम देखेंगे 2x बराबर 20, x बराबर 10, ये आपका हो गया उत्तर, x बराबर 10। अब बोला गया है कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगते हैं, 10 दिन ये लगते हैं, प्लस 2 दिन पहले किया जाता है, तो टोटल हो गए 12 दिन। डी विकल्प सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा
कि जो यहाँ पे आप उत्तर निकालोगे वह भी विकल्प में अवश्य दिया होगा। और कई बार क्या होता है, परीक्षा की दबाव में, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे उत्तर आया तुरंत हम ले जाके टिक कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगता है, मतलब जब ये अकेले कार्य करता है वह भी जोड़ा जाएगा और जब पहले दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं वह भी जोड़ा जाएगा। तो दोनों मिलाकर आ गया आपका 12। चलो इसको बताओ। राम किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। राम किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है। श्याम ने कार्य को अकेले ही करना शुरू किया। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले अकेले कार्य करना शुरू करता है, मगर छठे दिन से राम भी उसके साथ आ जाता है। अभी तक क्या होता था कि दो साथ में कार्य करना शुरू करते थे, बाद में एक अलग हो जाता था, एक छोड़ के चला जाता था। यहाँ पे क्या है कि पहले सिंगल कार्य करना एक कोई शुरू कर रहा है, बाद में उसके साथ एक दूसरा भी जुड़ जा रहा है। यह आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो आप तुरंत ऐसे चार्ट जैसे अब तक हमने बनाया इस तरह से अपने बना लिया। तो दो लोग हैं, पहला क्या है, राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन कार्य शुरू कौन कर रहा है, श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया, मतलब पहले श्याम शुरू करता है, ठीक है, और कितने दिन करता है, 6 दिन करता है। बाद में क्या आता है, राम और श्याम दोनों आ जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि शेष कार्य को राम और श्याम मिलकर x दिन में पूरा कर लेंगे, बस। अब प्रश्नानुसार आपको चले जाना है। आपने माना राम और श्याम शेष कार्य को x दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आप निकालोगे राम का एक दिन का कार्य, राम का एक दिन का कार्य हो गया 1/10। श्याम का एक दिन का कार्य हो गया कितना, 1/15। ठीक है, अब प्रश्न में ले जाके रख दो जो प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है कि पहले श्याम अकेले 6 दिन करता है, तो श्याम 6 दिन में कितना करेगा, 6/15 कार्य करेगा, प्लस अब यहाँ पे क्या होता है, 6 दिन बाद दोनों साथ मिलकर करते हैं, मतलब 1/10 और 1/15, 1/10 और 1/15, और ये कितने दिन करते हैं, x दिन करते हैं, तब काम पूरा होता है। ठीक है, इन दोनों लोग साथ मिलकर x दिन कार्य करते हैं तो पूरा होता है। अब आप हल कर लो, 6/15 इक्वल टू प्लस x/10 प्लस x/15 बराबर 1। यहाँ पे यदि हम देखें 30 हो गया, 15 दूना 30, 6 दूना 12, धन 10 तिहाई 30, 3x, धन 15 दूना 30, 2x बराबर 1। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 5x प्लस 12 बराबर हो गया 30। 5x बराबर कितना हो गया, 30 में से घटा दो आप 12। तो आप इसको हल कर लेना, जो आएगा उसमें आपको पहला 6 दिन ले जाके जोड़ देना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले अब इसमें कर लोगे आप छठे। देखो यहाँ पे एक गलती हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है छठे दिन से, मतलब 5 दिन तक वह अकेले कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/15 होगा, क्योंकि 5 दिन तक वह अकेले कार्य करता है, उसके बाद छठे दिन से वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 5/15 कर लेना है, बाकी वही चीज़ें हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप ना कर सको। देखो यहाँ पे यदि आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हो तो यहीं पे साथ में निकाल सकते हो, राम और श्याम का एक दिन का कार्य बराबर 1/15 धन 1/10। इसको हल कर लेना, तो यहाँ पे यदि 30 लघुत्तम आ जाता है तो 2 + 3 मतलब 5/30, मतलब आप कह सकते हो 1/6, मतलब दोनों मिलकर जो है एक दिन के कितना करते हैं, 1/6 काम करते हैं। तो x दिन में कितना करेंगे, x/6, तो सीधा आ गया 5/15 प्लस x/6 बराबर 1। और यहाँ से आप कर लेना, 30 इसका लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30, 5 दूना 10 और 6 पंग 30 और 5x बराबर 1। यहाँ से आ गया 5x बराबर 20 और x बराबर आ गया 4 ये हो गया। 5 दिन पहले किया जाता है, तो 5 और 4 9 दिन आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, यदि आप ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैंने बार बार बोला है कि इस तरह के प्रश्न जो हैं बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, तभी आप आंसर कर सकते हो। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। एक टंकी को 2 नल ए और बी अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं।
ठीक है, अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसे खाली करने के लिए एक तीसरा नल भी लगा हुआ है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। बताइए कि तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है कि एक टंकी है, उसमें दो नल लगे, एक नल ए है, एक बी है, ठीक है, और ये जो ए और बी हैं, ये इसको 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। और टंकी की तली में एक तीसरा नल भी लगा हुआ है, जो टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो थोड़ा सा प्रश्न में त्रुटि है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा। लास्ट लाइन में त्रुटि है, उसको करेक्ट आपको करना है। लास्ट लाइन में त्रुटि है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए। क्या करें, टाइपिंग वाले इतना ध्यान देते नहीं, चीज़ों को लापरवाही से टाइप करते हैं, जिसके चलते एरर आपको देखने को मिल जाता है। प्रयास किया जाता है कि इस तरह की चीज़ें ना हों, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिल ही जाता है। एक मिनट, देखो यहाँ पे है, एक बार सारी चीज़ें सही है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए उसे खाली करने के लिए, टंकी की तली में उसे खाली करने के लिए एक तीसरा नल भी लगा हुआ है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है, करेक्शन नहीं है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 2 नल उसको भरते हैं, ठीक है, एक तीसरा जो तली में लगा हुआ है वो खाली करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन यदि हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी तो भी 15 मिनट में टंकी भर जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें यदि हम देखें तो एक टंकी को भरने में लग रहा है ए द्वारा कितना समय ले रहा है, 20 मिनट, बी द्वारा कितना ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है, ठीक है। ए टंकी को भरने में 20 मिनट लेता है, सी टंकी को भरने में 30 मिनट लेता है। क्योंकि यदि सी वाला भी चालू कर दे, मतलब ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, तो टंकी 15 मिनट में भरती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ए, बी और सी तीनों चल रहा है तो टंकी कितने मिनट में भरती है, 15 मिनट में भरती है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो सी वाला जो नल है उसकी यदि हम बात करें तो सी वाला नल भर नहीं रहा है बल्कि खाली कर रहा है, और खाली कर रहा है तो इसको आप आगे इसके निगेटिव चिन्ह से रखोगे। हम मान लेते हैं कि माना जो तीसरा नल है वो x मिनट में टंकी को खाली कर देता है, माना जो तीसरा नल है वो x मिनट में टंकी को खाली कर देता है। तो अब यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है, बताइए कि तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर देता है। हमने मान लिया x मिनट में ये खाली कर देता है। अब तीनों जब चलते हैं तो 15 मिनट में टंकी भरती है, ये आपके लिए की पॉइंट है। अब इसमें यदि आप देखो तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ए वाला 1/20, बी वाला 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/30, सी वाला 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1/x, बराबर कितने के हो गया, 1/15, क्योंकि कुल समय कितना लगता है, 15 मिनट लगता है इसको भरने में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/15। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका लघुत्तम यदि हम बात करें तो इसका लघुत्तम आप कह सकते हो 60 रख लेते हैं, आसानी होगा। 3 + 2 - 6, इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, लघुत्तम लेके इसको हल कर लीजिएगा और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कैसे हल करना है, इसको आप 1/6 जो है इसका पक्षांतर कर दीजिएगा दूसरी तरफ, 1/15 इधर ले आइएगा और लघुत्तम लेके इसको हल कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, इधर देखो, जिसको ना समझ में आए, 1/20 धन 1/30 माइनस, इधर प्लस है ये, इधर आएगा माइनस, 1/15 = 1/x, 1/x इधर निगेटिव है, बराबर के इधर जाएगा तो पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। लघुत्तम मैंने बोला 60, तो 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60 और 15 × 4 = 60। तो आप कर सकते हो यहाँ से भैया 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, 1/60 बराबर 1/x, x बराबर 60 मिनट। यही आपका उत्तर है, डी विकल्प, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा था, सिर्फ हमें समझना था। चलें अगला प्रश्न, इसी तरह से ये भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6 नल दिए हुए हैं
और दिया है सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितनी देर में। 6 नल दिए हुए हैं। यहाँ पे 6 नल के बारे में बताया गया है कि पहला 10 मिनट में भरता है, दूसरा 20 मिनट में भर सकता है, तीसरा 30 मिनट में, चौथा 40, पांचवा 50 मिनट और अगला 60 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी क्षमता हो गई। ठीक है, कि कौन कितने समय में भर सकता है। बोला जा रहा है यदि सबको एक साथ खोल दिया जाए फिर कितने में भरेगा। तो उसी तरह से जैसे ए वाला है 1 मिनट में ए वाला जो नल है वो 10 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/10। इसी तरह से बी वाला जो नल है वो 20 मिनट में भर सकता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20। और इसी तरह से 1/60 60वें नल तक ले जाना है और इनको जोड़ लेना है, जो आ जाएगा उसी का उल्टा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है, जैसे अभी तक आपने लगाया उसी तरह है। नहीं आता है समझ में तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। इसको बताएं, एक नल ए नल बी से 3 गुना अधिक पानी एक हौज में भरता है। यदि दोनों मिलकर उस हौज को 12 मिनट में भर देते हैं तो अकेला उसे भरने में कितना समय लगेगा। चलो बताएं, इसको आपके लिए ये होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करके आइएगा। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कल की क्लास से पहले, जिससे आपको इसका जवाब दिया जा सके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ये सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई कमी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।